90% ऑफ डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज के जो इश्यूज हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। अपने आप रिकवरी हो जाती है कुछ टाइम बाद। और केवल 10% ही ऐसे केसेस होते हैं जो कि जिसमें सीवियर केसेस माना जाता है जिनको, और हो सकता है कि सर्जरी कराने की जरूरत पड़े। पर क्या इसमें भी सर्जरी कराना चाहिए या कुछ और मेथड से इनको ठीक किया जा सकता है? आइए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं रिलेटेबल है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपको डिस्क बल्ज का इशू हुआ है या डिस्क हर्निएट हुई है, तो उसमें 90% चांसेस है कि आपकी जो डिस्क है वो खुद से खुद अपनी जगह पे वापस आ जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो खुद से खुद ट्रीट हो जाएगी। पर कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है या आपकी कंडीशन जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। शायद वो उस 10% केसेस में फॉल करती है जिसमें सीवियर प्रॉब्लम होती है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो प्रॉब्लम है वो 10% में फॉल करती है और 90% केसेस वाले उसमें फॉल नहीं करती है? तो सबसे पहले हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, जब डिस्क हर्निएट होती है या डिस्क बल्ज होती है, अपनी जगह से मूव हो जाती है, तो चांसेस है कि दो पॉसिबिलिटी के चांसेस है। ठीक है, पहला तो यह है कि डिस्क बाहर आ गई है, डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से, तो वो किसी नर्व पे कंप्रेस नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्क आपकी बाहर है, डिस्क आपको बल्ज जरूर है। आप एमआरआई करेंगे तो आपको दिखेगा कि डिस्क जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रखी है। दूसरा केस क्या है कि आपकी डिस्क बाहर है और उसने आपकी जो साइटिक नर्व है उसको भी टच कर रखा है। ज्यादा टच करेगी या ज्यादा बाहर है आपकी डिस्क, तो वो ज्यादा उसको कंप्रेस करेगी आपकी नर्व को। अब क्योंकि साइटिक नर्व के थ्रू ही हमारे जो बॉडी के सिग्नल्स हैं वो लेग्स तक हमारे पास होते हैं, तो अगर ये कंप्रेशन आता है तो आपको ना पेन, साइड बाय साइड पेन भी महसूस होगा। पेन ज़्यादा और कम हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंप्रेशन, कि कितना उस पर दबाव आ रहा है आपकी साइटिक नर्व पे। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, पहला केस तो ये है कि आप, अगर आपका केस फर्स्ट केस है, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक आपको ये कह सकते हैं कि आपकी माइनर प्रॉब्लम है। डिस्क अगर वो डिस्प्लेस है तो हो सकता है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी ना हो। आप अपने रेगुलर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको कोई पेन भी महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी डिस्क आपकी डिस्प्लेस हो सकती है। इसके कारण क्या हो सकता है? इसके कारण ये हो सकता है कि आपको कभी कभार स्टिफनेस महसूस होती है, यानी कि अकड़न महसूस हो सकती है आपको लोअर बैक में। लेकिन कोई ऐसा मेजर कोई पेन नहीं आएगा आपको, साइटिक नर्व पे कोई कंप्रेशन नहीं है तो उसमें कोई आपको पेन नहीं आएगा। दूसरे केस में क्या है कि क्योंकि साइटिक नर्व हमारी दबी हुई है और उसके कारण हमारा पेन जो है वो आपको प्रोमिनेंट पेन होगा, आपको काफी पेन इसमें होगा और लेग तक आपको ये जाएगा। डिपेंडिंग ऑन कितना कंप्रेशन है उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो पेन उसके लेवल्स रहते हैं। अब जब नर्व पे कंप्रेशन आ गया, ठीक है, तो कितना कंप्रेशन है उसको जानने के लिए हमें जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और वो डायग्नोस करने के लिए एमआरआई के थ्रू हमें पता लगता है कि इस लेवल तक का कंप्रेशन है और जो हमारी जो स्पाइनल कैविटी है उसमें इतना गैप मौजूद है और डिस्क के बीच में कितना गैप है। डिस्क कहीं डेसिकेट तो नहीं हो गई है, यानी कि डिस्क टीयर तो नहीं हो गई है, उसके अंदर का जो जेल मटेरियल है वो कहीं बाहर तो नहीं आ गया है। तो ये टाइप्स ऑफ कंडीशन हो सकती हैं अलग अलग केसेस में, अलग अलग लोगों के साथ। ठीक है, अब इनको ट्रीट करने के मेथड भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अलग अलग है तो ट्रीट करने के डेफिनेटली मेथड भी अलग अलग होते हैं। अब आमतौर पे हमने यही सुना है कि 90% ऑफ केसेस में ना ये प्रॉब्लम खुद अपने आप से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा सर्जिकल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो फिजियोथेरेपी या जो अल्टरनेट मेथड्स हैं उनके थ्रू आप अपनी जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपको ना सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट सर्जरी कराने की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, जो ये 10% केसेस है, लगभग जो 10% केसेस है जिसमें कि प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सर्जरी कराने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें होता क्या है? इसमें क्या है कि पहला तो आपको आपको पेन जो है वो बहुत ही उसके पेन के लेवल्स जो है बहुत हाई होंगे। जैसे कि ऑन अ स्केल ऑफ 10 आपको ना, जैसे 8 9 10 ऐसे पेन होंगे और आप ना मतलब बर्दाश्त से बाहर वाला पेन आपको होगा, ऑल द टाइम होगा आपको। अम, उठने बैठने चलने फिरने में भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है उसमें। तो एक ये होता है, पेन होता है। ठीक है, दूसरा उसमें ये है कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो आपकी जो
यानी कि जो यूरिन करने की और जो आपका मल मूत्र का वो आपको वो होल्ड करने की जो वो है सेंसिटिविटी है ना, वो चली जाएगी। ठीक है, वो जा सकती है। और मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप जैसे हम नॉर्मली हम जैसे यूरिन को कंट्रोल करते हैं और जब प्रेशर लगता है तो हम जब जाते हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर आपने अपनी इस सेंसेशन को खो दिया, यानी कि आपकी सीवियर कंडीशन हो चुकी है, आपकी नर्व इतनी दब गई है कि वहां से जो है वो सिग्नल प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, और आपने अपनी जो एबिलिटी है वो उसको टेम्परली, बोलूंगा टेम्परली, आपने उसको खो दिया है। और एक कंडीशन और हो सकती है, जिस तरीके से आपका ना जो पेन जो लेग की तरफ जा रहा है, किसी पर्टिकुलर लेग में जा रहा है या दोनों लेग में जा रहा है, तो आपको फुट ड्रॉप हो सकता है। फुट ड्रॉप क्या है कि देखिए, आपकी जो लेग की, आपकी टांग की जो ताकत है, आप महसूस करेंगे कि ताकत खत्म हो रही है। और हो सकता है कि ज्यादा वर्स्ट केसेस में आपकी जो मसल्स हैं वो भी वीक होने लग जाए। अगर ये लॉन्ग टर्म तक ये प्रिवेल करती है ये प्रॉब्लम, तो आपकी मसल्स को क्योंकि प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा होगा और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी लेग को नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपकी लेग जो है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये विजिबली आपको दिख जाएगा कि अगर पर्टिकुलरली आप अगर एक ही लेग में है, तो आपको एक लेग के मुकाबले दूसरी लेग कमजोर दिखाई देगी, आपको उसमें ताकत भी कम महसूस होगी, और धीरे धीरे ये आपके चलने में भी आपको ये डिसेबिलिटी तक भी ला सकती है। ये वर्स्ट केसेस में ऐसा हो सकता है। एक और प्रॉब्लम आप महसूस कर सकते हैं, आप को पेल्विक टिल्ट हो सकता है। पेल्विक टिल्ट कहने का मतलब कि जो आपका कमर का हिस्सा है उसको पेल्विस बोला जाता है। और जब हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो हम स्ट्रेट खड़े होते हैं, और बॉडी का जो वेट है वो अलाइंड होता है, दोनों दोनों मतलब लेग्स की तरफ इक्वल जाता है। अब क्योंकि नर्व पे कंप्रेशन है, आपकी साइटिक नर्व पे कंप्रेशन आ रखा है, तो हो सकता है कि आप ना एक तरफ लगेगा कि आपकी बॉडी एक तरफ टिल्ट हो गई है। इधर साइड, किसी भी साइड पे हो सकता है, लेफ्ट या राइट। एक तरफ वो आपको बॉडी झुका हुआ महसूस होएगी, और काफी विजिबल होगा, आपको दिख जाएगा ये। और आपको लगेगा कि आपकी स्पाइन ही जैसे टेढ़ी चल रही है। जैसे स्पाइन जो सीधी रहती है, इस केस में क्या रहेगा कि स्पाइन आपकी ऐसे टेढ़ी हो गई है। अ, ये डिफॉर्मिटी नहीं है, ये एक तरीके का जो बॉडी का जो नेचुरल एक रिएक्शन है, आप इसे कह सकते हैं कि स्पाइन का जो है ये अपने को पेन को बियर करने के लिए, ज्यादा पेन को बियर करने के लिए, वो जो डिस्क पे कंप्रेशन, वो एक स्पेस बनाने के लिए, नर्व के कारण जो पेन आ रहा है उस पे स्पेस बनाने के लिए वो थोड़ा सा कर्व हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसके कारण क्या है कि पेल्विक टिल्ट आ जाता है, और आपकी बॉडी जो है एक तरफ अलाइन हो जाएगी, एक तरफ ज्यादा झुकी हुई महसूस होगी, और आपको चलने फिरने में आपको ये प्रॉब्लम आएगी इसमें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आप झुक के चल रहे हैं, एक तरफ टिल्ट हो रखे हैं, तो आपको ना वीकर लेग से तो वैसे ही चलने में प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी घुटने में, आपको फिट में, आपके उसमें वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको महसूस होगा, दर्द हो सकता है, जोड़ों के दर्द भी महसूस होंगे इसमें। तो यानी कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी दूसरी प्रॉब्लम को अराइज करता है। अब जैसे आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है कि कितनी लेवल की आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर कम है तो देखिए, इसमें आप ट्रीट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें कि आप खुद से भी आप इसमें कुछ स्ट्रेचेस को परफॉर्म करके आप अपने बैक को ठीक कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी आप करा सकते हैं। आजकल कायरोप्रैक्टर भी आजकल ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वो बॉडी के कुछ जॉइंट्स को वो ऐसे मूव करके कड़ाके से बजा के, उसमें भी आपने देखा होगा कि वो हालांकि मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी कंट्री में तो नहीं, ये मेडिकली सर्टिफाइड प्रोफेशन नहीं है कायरोप्रैक्टर। बाहर के कंट्रीज का मेरे को नहीं पता है, लेकिन आजकल ये थोड़ा बहुत चलन में आ गया, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है इस तरीके के ट्रीटमेंट भी देने लग गए हैं। बट वो कितना सक्सेसफुल है उसके लिए तो देखिए अभी कहा नहीं जा सकता है। बट हाँ, मैं अपने केस में बताऊं तो मैंने 2 बार मैंने कायरो की मैंने अपनी सीटिंग्स ली हैं। उस टाइम भी कुछ स्ट्रेचेस वगैरह और उन्होंने बेंडिंग वगैरह कुछ करके उन्होंने परफॉर्म किया था। तो टेम्पररी रिलीफ तो मैं बोलूंगा, टेम्पररी रिलीफ जरूर मिला था, लेकिन कोई ऐसा लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ ऐसा मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ, और मेरी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व नहीं हुई थी उस केस में। तो आप चाहें तो नॉर्मली आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या कायरो भी आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। और अब दूसरी प्रॉब्लम में, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आपको, जैसे मैं आपको बताया कि सीवियर केसेस में क्या क्या हो सकता है,
अब ये वाली प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली ना आपको उसकी मतलब इमीडिएट आपको थोड़ा उसके लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब वो चाहे आप अपने इसी तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे फिजियोथेरेपी कराएं या आप दूसरे, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम ये नॉर्मल एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस या फिजियोथेरेपी करा के भी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, ज़्यादा वर्स्ट केसेस में भी मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़े। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस करा के, स्ट्रेचेस वगैरह करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ये बहुत सही है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इनसे ना, तो आपको मतलब ये सर्जरी वगैरह या मेडिकल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, और इसी से ही आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल होगी। आप समझ लीजिए कि ये बहुत सही है आपके लिए। और वर्स्ट केसेस में जैसे हमने बताया कि सर्जरी कराने की जब जरूरत पड़ती है, तो एक ना ऑल्टरनेट और सर्जिकल मेथड के बीच का भी एक सॉल्यूशन है। ये भी वैसे तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है, पर आपको इसमें एक्चुअल कोई सर्जरी नहीं होती है। ये इसमें क्या है कि जो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस हैं, स्टेरॉइड बेसिकली मेडिसिनल जो स्टेरॉइड होती है, उनके जो इंजेक्शंस हैं वो आपके जो डिस्क का जो पार्ट है उसके अराउंड में वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। और ये मेडिसिन की वजह से जो हीलिंग है वो पॉसिबल है कि वो उससे भी वो हील हो जाए। ठीक है, तो पहले ये भी करा के देखा जा सकता है। ये कई सीटिंग्स लेनी पड़ती हैं, इसमें भी वन वन गो में आपका ये ट्रीट नहीं होगा। आपको कई सीटिंग्स इसमें लेनी पड़ सकती हैं, तो इसमें भी टाइम आपको देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। और इससे ये भी आप करा के देख सकते हैं, इससे भी आपकी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और बस जो मैंने हम केसेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं जिसमें कि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो भी मैंने फैक्टर्स गिनवाए हैं जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो उसमें आप सर्जरी को ऑप्ट कर सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं सर्जरी कि सर्जरी सर्जरी कराने के जो है आपको बेनिफिट्स जो है, जैसे कि पेन वगैरह जो है वो देखिए, वो तो इमीडिएट आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही आप सर्जरी करा के हटेंगे, और क्योंकि नर्व जो होती है कंप्रेस हो रखी थी, जैसे ही वहां से कंप्रेशन हटेगा आपको ना पेन वगैरह वहां से इमीडिएट गायब हो जाएगा। आपको मतलब विद इन आपको कुछ आवर्स में आपको पता लग जाएगा कि कोई पेन नहीं है आपको। तो एक ही बड़ा बेनिफिट तो आपको मिल जाता है, लेकिन इसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। यानी कि सर्जरी कराने के बाद जो हमें हीलिंग में जो टाइम लगता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसमें। सो अगर आप सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें भी टाइप्स ऑफ सर्जरीज हैं। अलग अलग टाइप की सर्जरी हैं जो कि डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे आपके कि आपकी कंडीशन के हिसाब से कि कौन सी मेथड ऑफ सर्जरी आपके लिए बेटर रहेगी। तो पहला जो इसमें एक सर्जरी होती है वो माइक्रो डिस्केक्टोमी होती है। ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, और इसमें क्या है कि जो हर्निटेड जो पार्ट है, जो नहीं कि जो जो बल जो रखी है डिस्क, उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। जो पार्ट आपकी साइटिक नर्व को दबा रखा था जिसने, उसको रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। पहले तो ये सर्जरी है। ठीक है, और इसकी जो सेकंड सर्जरी आप इसको कह सकते हैं जो एडवांस है, उसमें क्या है कि वो उसको बोला जाता है फ्यूजन सर्जरी। फ्यूजन सर्जरी क्या होती है कि जो आपकी जो आपकी स्पाइनल जो ब्लॉक्स हैं, आपकी जो स्पाइन की जो बोन है, उनके बीच में डिस्क होती है, उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और दो जो बोन्स हैं उनको ब्लॉक उसको उनको फ्यूज कर दिया जाता है। ये इसको सपोर्ट इसमें जो इस सर्जरी में देखिए, आपके मेटल के जो सपोर्टिंग बार्स हैं वो लगाएंगे, और आपकी जो बोन है कुछ टाइम के बाद वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक ही वो बोन का पीस बन जाएगा। तो ये होती है फ्यूजन सर्जरी। और थर्ड होती है डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो डिस्क है, नेचुरल जो डिस्क है, उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट एक जो होता है उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। यानी कि डिस्क को हटा के दूसरी आर्टिफिशियल डिस्क की होती है एक टाइप की, वो एक इम्प्लांट होता है, उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। और जो कि बेसिकली आपकी जैसी नेचुरल जो आपकी जो डिस्क थी उसी की तरह परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांस सर्जरी है, और अभी अगर आप सभी सर्जरीज में कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ी सी ज़्यादा मॉडर्न सर्जरी है, और ये कम ही है। हमारी कंट्री में ये कम है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये बाहर के कंट्रीज में थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है।
इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व है, वो है एज का फैक्टर। तो एज का फैक्टर कैसे काम करता है? जैसे देखिए, अगर कोई पर्सन है अराउंड अपने 20s में है, तो यानी कि वो नेचुरली उसमें ना, देखिए अभी उसकी बॉडी एनर्जेटिक होगी कंपेरेटिवली किसी ओल्डर पर्सन के। तो उस टाइम अगर ये डिस्क हर्निएट होती है, इंजरी होती है, तो बॉडी की एबिलिटी है वो नेचुरली वो हील करेगी ज़्यादा बेटर। और किसी ओल्डर पर्सन को अगर ये प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी जो हीलिंग है डेफिनेटली वो उसकी हीलिंग थोड़ी स्लो होगी। अब इसमें और भी फैक्टर्स वैसे इन्वॉल्व होते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और न्यूट्रिशन इनटेक कैसा है, तो उस पे भी रिकवरी का स्पीड पे ये मतलब इफेक्ट आएगा। सो एंड में सवाल आता है कि क्या सर्जरी हमें करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? देखिए, ये फाइनल डिसीजन तो आपका ही रहेगा कि आपको सर्जरी करानी है कि नहीं करानी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, और वो भी क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, कोई मेडिकल एडवाइस मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके लिए सर्जरी कराना मेरे को ठीक लगा, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम जो थी वो क्रॉनिक थी। काफ़ी सालों से मैं ये प्रॉब्लम को झेल रहा था, और क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मैंने सर्जरी की तरफ ऑप्ट किया। हो सकता है कि आपके केस में ये आपको ना कराने की ज़रूरत पड़े, और जस्ट लाइक कहा जाता है कि मोर देन 90% ऑफ केसेस हैं वो ठीक किए जा सकते हैं बिना सर्जरी के। तो मेरा भी यही ओपिनियन है कि मोर देन 90% केसेस हैं कि वो आप अपने ऑल्टरनेट मेथड को यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो एट द एंड मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है, आप पहले उसको आइडेंटिफाई करिए कि किस लेवल तक की आपकी ये प्रॉब्लम है, और क्या वो एक्यूट प्रॉब्लम है, क्या उसको नॉर्मली पहले मेथड से इसको ठीक किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डायग्नोस कराइए, एमआरआई कराइए उसका। उसके बाद फिर आपको जो रिकमेंडेड होगा कि सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है, तो आप एंड में अपना सोच समझ के आप अपना डिसीजन मेकअप कर सकते हैं। सर्जरी कराने के बाद कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। और यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ क्वेरी हो, कुछ आप पूछना चाहें, तो प्लीज़ आप वेलकम है। मैं कोशिश रहेगी कि मैं जितनी ज़्यादा हो सकती है मैं आपकी उतनी हेल्प करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड की और भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा फ्यूचर में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। Till then, thanks for watching, and goodbye.